मैं सोनू परमार आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, तो मैंने मध्यकालीन भारत में से एक महत्वपूर्ण टॉपिक उठाया है जिसकी मैंने देखा है कि उसकी वीडियो बहुत ही कम उपलब्ध होती है और क्वेश्चन भी ज़्यादातर कम ही हमें दिखाई देते हैं। और साथ ही मैं इसको बड़े विस्तार से आपको पढ़ाऊँगा। और एक व्यक्ति की डिमांड भी थी, मतलब एक स्टूडेंट की डिमांड भी थी या मित्र की डिमांड थी कि भाई सोनू आप इसको पहले क्लियर करवाइए, उसके बाद तो इसकी डिमांड के ऊपर मैं इसको आपको करवाने जा रहा हूँ। तो भैमनी और विजयनगर, ये काफ़ी तौर पे हम नाम सुनते हैं इन दो अध्यायों का। तो आइए आज हम बात करते हैं भैमनी और विजयनगर साम्राज्य की, और इनकी एक इतिहास भी देखेंगे क्योंकि इतिहास तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो विजयनगर और भैमनी साम्राज्य का हम एक इतिहास भी देखेंगे और किस प्रकार से उसकी रूपरेखा बनती है उसको भी हम आज अच्छे से देख लेंगे। आइए थोड़ा देखते हैं हम। मैंने आपको एक गुलाम वंश मैंने आपको बताया था, मध्यकालीन भारत में मैंने आपको गुलाम वंश के बारे में बताया था, स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी। तो गुलाम वंश के अंदर फिर आगे चलता है खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश। जब भारत की सत्ता के अंदर एक नए वंश का उद्भव होता है तुगलक वंश का, जिसके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक होता है, तो उसको देखते हुए उसी समय एक राजा होता है। उसके बाद MBT, मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत के अंदर अनेक सारे विद्रोह होते हैं। उत्तर भारत में अलग होते हैं, दक्षिण भारत में अलग होते हैं। तो इतने सारे विद्रोह होते हैं, तो उसमें एक दो अनेक विद्रोह जो हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें कौन है, दक्षिण भारत में ही हैं दोनों, भैमनी और विजयनगर, भैमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य। इन दो वंशों का उद्भव होता है, इन दो साम्राज्यों का उद्भव होता है, भैमनी साम्राज्य का और विजयनगर साम्राज्य का। तो ये दो साम्राज्य हमें देखने को मिलते हैं। विजयनगर साम्राज्य 1336 में अलग होता है। दो भाई होते हैं, हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा एक नए साम्राज्य की नींव डाली जाती है, विजयनगर साम्राज्य की, और भैमनी साम्राज्य की नींव अलग से डाली जाती है। यह पूरी तरह से मुस्लिम होता है, यह मुस्लिम होता है, यह हिंदू होता है। तो एक विचित्र बात भी एक अलग प्रकार से दिखाई देती है कि दो प्रकार के धर्म एक ऊपर नीचे या आगे पीछे शासन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। भैमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य 1336 और ये 1347, 1347। तो ये दो नए साम्राज्यों का उद्भव होता है और आपको मैं बड़े विस्तार से इनके बारे में बताऊंगा, और साथ ही एक एक जो महत्वपूर्ण इनके अंतर्गत चीज़ें हैं मैं उनको भी आपको बताता हुआ चलूँगा। तो आइए हम देखते हैं इनके बारे में, विजयनगर साम्राज्य और भैमनी साम्राज्य के बारे में। तो मैं आज केवल भैमनी साम्राज्य के बारे में बात करूँगा। जितनी भी बात होंगी आज आपके और हमारे बीच में वो सब भैमनी साम्राज्य को लेकर के होंगी कि भैमनी साम्राज्य क्या था, किसने इसकी स्थापना की थी, कैसे ये आगे बढ़ा, किस प्रकार से इसके अंदर विभाजित होता है, क्या कारण थे विभाजित होने के। तो उस पर हम सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। आइए तो हम थोड़ा भैमनी साम्राज्य को देखते हैं। तो दिल्ली के अंदर, या दिल्ली के अंदर ही कहेंगे, तुगलक वंश की एक नींव डलती है। तुगलक वंश का एक संस्थापक होता है गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा राजा MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही एक गुजरात वाले क्षेत्र में, गुजरात वाले रीजन में एक विद्रोह उठता है जो अमीरों का होता है, अमीर सादा, मतलब 100 गांवों का एक मुखिया होता है, अमीर सादा। तो उसके अंतर्गत एक विद्रोह पूरी तरह से भारत के अंदर पनपता है उसी समय गुजरात वाले रीजन में। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है कि इस विद्रोह को दबाया जाए। तो ये एक पूरा संगठन बना लेते हैं। क्यों? दिल्ली सल्तनत से अलग होने के लिए इनको पता था कि सुल्तान की जो पावर है वो धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है, कुछ समय के ही ये चीज़ें रह जाएंगी आने वाले समय के लिए। तो
अमीर ए सादा, मतलब ये पूरी देखा जाए तो पूरी एक पूरा वंश होता है अलग प्रकार से। अमीर ए सादों का एक ग्रुप होता है जो 100 गांवों के अंडर में, 100 गांव इसके अंडर में होते हैं। और ये क्या करते हैं, जितना भी वहाँ पे उसकी शासन प्रशासन को देखते हैं तो इन्हीं का अपना एक विद्रोह उठ जाता है, जिसको दबाने के लिए एक अलग से फौज भेजी जाती है, जिसको अमीर सादा के विद्रोह के द्वारा जो इनमें व्यक्ति शामिल होते हैं उनके द्वारा दिल्ली सल्तनत की शाही सेना को भी मतलब हार का सामना करना पड़ता है। तो उनका एक अपना संगठन बन जाता है और इसी संगठन में एक व्यक्ति निकल के आता है प्रमुख, उसका नाम होता है इस्माइल खां। क्यों? ये अमीर सादा का सबसे बड़ा या वरिष्ठ नेता होता है इस्माइल खां के नेतृत्व में। तो इसी के देखते हुए एक पूरी शासन व्यवस्था बहमनी साम्राज्य की धीरे धीरे दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में उपज कर निकल के आती है, मतलब नए रूप में उभर कर आती है, जिसकी इस्माइल खां क्या करता है कि उसे दिखता है कि मैं वरिष्ठ हो चुका हूं तो इसकी शासन सत्ता मुझे किसी और व्यक्ति को सौंप देनी चाहिए। तो उसी में एक व्यक्ति और फेमस निकल के आता है, उसका नाम होता है जफर खां। जफर खां को इस्माइल खां क्या करते हैं, अपनी गद्दी सौंप देते हैं। और जफर खां क्या करते हैं, जफर खां ही आगे चल के बहमन शाह के नाम से, बहमन शाह या हसन गंगू, अनेक नाम है इनके, जफर खां है, हसन गंगू है, बहमन शाह है। तो बहमन शाह के नाम से, अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से बहमनी साम्राज्य की नींव डालते हैं, बहमनी वंश की स्थापना करते हैं महाराष्ट्र वाले रीजन में। तो आइए आप थोड़ा, आपको ना नोट करते हुए भी चलना है चीज़ों को, किस प्रकार से कौन सा राजा आएगा, उसकी राजधानी होगी, कब से कब तक वो शासन करेगा, उसके शासनकाल में क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करते हुए भी चलनी है। तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं कि तुगलक वंश के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान होता है, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके समय में अनेक विद्रोह उठते हैं, जिसमें से 2 प्रमुख विद्रोह होते हैं, एक महाराष्ट्र के अंदर या बहमनी साम्राज्य वाले क्षेत्र में, दूसरा कर्नाटक के अंदर विजयनगर के क्षेत्र में। यहाँ विजयनगर स्थापित होता है 2 भाइयों के द्वारा, मैंने जैसे आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले। तो उसमें एक अमीर सादा का विद्रोह उठता है, जो 100 गांवों के मुखिया होते हैं। वो क्या करते हैं, दिल्ली सल्तनत की एक शाही सेना को पराजित कर देते हैं। पराजित करने के बाद उसमें से एक व्यक्ति, प्रमुख व्यक्ति जन्म लेता है, या पहले ही उसका एक वरिष्ठ सदस्य होता है। तो उसके द्वारा एक सत्ता हस्तांतरित कर दी जाती है जफर खां के नाम के व्यक्ति को। जफर खां ही हसन गंगू होता है और बहमन शाह के नाम से, अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से बहमनी साम्राज्य की स्थापना करता है। तो आइए हम थोड़ा देखते हुए चलते हैं कि कौन कौन से राजा इसमें आए थे। आपको नोट करते हुए भी चलना है, साथ में कॉपी पेन ले। तो आइए लिखिए पहले इसके बारे में कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना, बहमनी साम्राज्य की स्थापना, देखिए ये तीनों नाम लिखना आप। बहमनी साम्राज्य की स्थापना जफर खां, हसन गंगू और अलाउद्दीन बहमन शाह ने की। ये तीनों एक ही व्यक्ति हैं, बहमन शाह ने की। आपको कुछ भी ऑप्शन में मिल सकता है, अलाउद्दीन बहमन शाह एक ही व्यक्ति, हसन गंगू भी वही व्यक्ति और जफर खां भी। ये इनकी उपाधियां थी। अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से गद्दी पे बैठता है और 1347 से लेकर यही व्यक्ति 1347 से लेकर, मैंने आपको बताया था कि 1347 के अंदर ही यह बहमनी साम्राज्य की नींव निकल के आती है। उससे पहले ये मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर ही काम कर रहे होते हैं। तो 1347 से लेकर 1358, तो इसका एक समय पीरियड होता है। और क्या काम करता है अलाउद्दीन बहमन शाह? अलाउद्दीन बहमन शाह एक काम और करता है कि यह हिंदुओं के साथ बहुत ही मधुर संबंध होते हैं, बहुत अच्छे संबंध होते हैं। जब संबंध अच्छे हैं तो उनको कुछ सुविधा भी दी जाएगी। सुविधा क्या दी जाएगी? सुविधा ये दी जाएगी कि उनके ऊपर से जजिया कर की समाप्ति कर देगा। जजिया कर, देखिए जजिया कर, ये दिल्ली सल्तनत के प्रमुख टैक्स हुआ करते थे। जजिया है, जकात है, उस्र है, खुम्स है। तो ये कुछ 4 प्रकार के प्रमुख टैक्स थे। तो जजिया कर वह कर था जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। मतलब आपको अगर उस पर्टिकुलर रीजन में रहना है तो आपसे एक टैक्स लिया जाएगा गैर मुस्लिमों से। यह केवल गैर मुस्लिमों से ही लिया जाता था। जो मुस्लिम नहीं है केवल उसी से टैक्स लिया जाएगा। और इस टैक्स से केवल किसको छूट थी? महिलाओं को, विधवाओं को, पंडितों को
और साथ साथ में देखा जाए तो दिव्यांगों को जो सेना में भर्ती है उसको, तो देखा जाए तो जजिया कर से ये लोग वंचित थे। मतलब देखा जाए तो इनको किसी भी प्रकार का ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो जजिया कर। लेकिन एक क्वेश्चन निकल के आता है कि वह कौन व्यक्ति था या कौन सुल्तान था जिसने भारत के अंदर ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया था। तो उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना कि वो सुल्तान कौन था जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया था। तो इसने हिंदुओं से जजिया कर की समाप्ति कर दी और अपनी राजधानी किसको बनाया? गुलबर्गा को बनाया। एक जगह है गुलबर्गा, तो गुलबर्गा को इसने अपनी राजधानी बनाया। किसने? अलाउद्दीन बेहमन शाह ने। अलाउद्दीन बेहमन शाह ने अपनी राजधानी जजिया कर हटाया, गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया और साथ ही इसने अनेक काम भी किए। और साथ ही साथ अलाउद्दीन बेहमन शाह के बाद देखा जाए तो मोटे तौर पे इसने यही काम किए थे। इसके बाद इसका बेटा गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर बैठने के बाद इसके बाद कौन सा शासक आता है? मोहम्मद शाह प्रथम। मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से वो राज करना स्टार्ट करता है। तो मोहम्मद शाह सेकंड राजा होता है। मोहम्मद शाह के बाद देखा जाए तो अनेक राजा इसके बाद आना स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठता है और कब से कब तक बैठता है? 1357 से 1375 तक गद्दी पर ये बैठता है। ज़्यादा कुछ खास काम नहीं करता है और खास काम न करने की वजह से ही यह कुछ समय तक ही गद्दी पर बैठता है। इसके बाद कुछ 5 शासक आते हैं। इसके बाद 5 शासक बहुत ही जल्दी समय से बदल जाते हैं। वो 1375 से लेकर 1397 तक 5 शासक बहुत ही जल्दी गद्दी पर बैठते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जब आप मुगल काल पढ़ोगे तो मुगल पीरियड के अंदर एक समय ऐसा आएगा कि 1712 से लेकर 1719 तक इतने सारे मुगल बादशाह इस पर से उतर जाएंगे गद्दी पर बैठकर कि पता ही नहीं लगता कि कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है। आपको सुना होगा कि 2 भाई थे, अब्दुल्ला और बुंदेला। तो इसी प्रकार की कंडीशन यहाँ भी बन जाती है। तो 1375 से लेकर 1397 तक 5 राजा बैठते हैं। मैं उनका नाम आपको लिखवा देता हूँ। लिखिए, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह। दूसरा लिखना आप, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह के बाद दाऊद प्रथम, दाऊद फर्स्ट के बाद बैठता है मोहम्मद द्वितीय, मोहम्मद सेकंड इसके बाद गद्दी पर बैठता है। केवल आप नाम लिख लीजिए, कोई ज़्यादा बड़ा इन्होंने तोप नहीं चलाई थी। अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, दाऊद प्रथम, मोहम्मद सेकंड, इसके बाद गयासुद्दीन बैठता है। देखिए ऐसे कुछ नाम मिलेंगे जो हमें बार बार देखने को मिलते हैं। गयासुद्दीन, और गयासुद्दीन के बाद एक और केवल गद्दी पे बैठेगा, बहुत जल्दी से कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। गयासुद्दीन के बाद बैठता है शमसुद्दीन दाऊद, शमसुद्दीन दाऊद। तो ये 5 राजा गद्दी पर बैठते हैं बहुत ही जल्दी टाइम पीरियड के अंतर्गत। ये 1397 तक ये 5 राजा बहुत ही जल्दी चेंज हो जाते हैं देखा जाए तो। 1397 तक, 1397 के बाद एक प्रमुख व्यक्ति निकल के आता है इसी के दौरान। आप नोट करते हुए चलना है आपको चीज़ों को सारी। तो इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण अगर राजा निकल के आता है, थोड़ा उसके बारे में बड़ा है तो आप देखते हुए चलना। तो ताजुद्दीन फिरोज, ये काफ़ी लंबे समय तक थोड़ा अच्छा शासन करता है, 1397 से लेकर 422। तो ताजुद्दीन फिरोज राजा आता है। ताजुद्दीन फिरोज के समय में क्या क्या काम होते हैं अनेक प्रकार से देखा जाए तो यह सबसे पहले इसका देवराय फर्स्ट एक राजा था। मैंने आपको मध्यकालीन भारत में विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश बताए थे, संगम वंश, सुलभ वंश, तुलुव वंश और अराविडु वंश। तो अराविडु वंश सबसे अंतिम वंश था। तो देवराय प्रथम यह विजयनगर साम्राज्य का राजा था, विजयनगर साम्राज्य का शासक था या राजा था। तो देवराय प्रथम से इसके क्या होता है, संघर्ष होता है और इस पर 24 अभियान चलाता है। मतलब लगातार 24 अभियान किसके साथ होते हैं? ताजुद्दीन फिरोज के साथ देवराय प्रथम के अभियान होते हैं, जिसमें अंततोगत्वा किसके साथ जीत होती है? तो ताजुद्दीन फिरोज की जीत होती है।
देवराय से, तो क्वेश्चन आता है कि देवराय फर्स्ट जो था ताजुद्दीन फिरोज, देवराय फर्स्ट के साथ इसके संबंध अच्छे नहीं होते हैं। बाद में देवराय फर्स्ट अपनी बेटी की शादी इसके साथ कर भी देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी दरबार में ये अफाकी मुसलमानों को भर्ती करता है। अफाकी मतलब देखा जाए तो ईरानी और अफ्रीकी, मतलब जो भारत के नहीं थे, जो तुर्की नस्ल से संबंधित नहीं थे, और ये सिया संप्रदाय संबंधित थे, सिया से संबंधित थे, वो सुन्नी थे जो भारत के अंदर थे। तो यह अफाकियों को भी भारत के अंदर काफ़ी बड़ी संख्या में शामिल करता है, काफ़ी बड़ी संख्या में शामिल करता है। कौन? ताजुद्दीन फिरोज। और यही अफाकी आने वाले समय में क्या करेंगे? यही अफाकी आने वाले समय में बहमनी साम्राज्य के विखंडन का कारण बनेंगे। क्यों? आपसी द्वेष चलता है किसके बीच में? अफाकी और दक्कनियों के बीच में। क्योंकि दक्कनी कौन थे? सुन्नी मुसलमान थे, ये सुन्नी थे। सुन्नी और शिया दोनों अलग अलग थे, तो थोड़ा विचारधारा मैच नहीं होती है, और यही आगे चल के बहुत बड़े विखंडन की एक नींव डालते हैं, किसकी? बहमनी साम्राज्य की। तो ताजुद्दीन फिरोज के अंतर्गत यही सारी चीज़ें आती हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि इसके अंतर्गत रूसी यात्री, इसी के समय पीरियड पर एक व्यक्ति निकल के आता है, रूसी यात्री। देखिए विदेशी यात्रियों से बहुत क्वेश्चन आते हैं। रूसी यात्री कौन? निकितन भारत आया। ये रूसी यात्री निकितन भारत आया। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कुछ सिंबल होते हैं आपके इंपॉर्टेंट करने के लिए, स्टार बना लेते हैं या हैशटैग लगा लेते हैं या फिर इंपॉर्टेंट ही लिख लेते हैं IMP। तो आपको कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं कि उसको इंपॉर्टेंट करना होता है। जैसे ये है रूसी यात्री निकितन भारत आया। विदेशी यात्रियों से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि कौन किसके शासनकाल में भारत आया। जैसे एक व्यक्ति निकल के आता है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया। तो आप मुझे बताइए कमेंट में इस क्वेश्चन का जवाब भी कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया और इसने किस पुस्तक की रचना की है। तो इसी प्रकार से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं कि रूसी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया। जब इसके शासनकाल में भारत आया तो देवराय के शासनकाल में भारत आया होगा। क्यों? दोनों का टाइम पीरियड सेम ही है। तो ये ताजुद्दीन फिरोज कंप्लीट हो गया है। आगे देखते हैं हम, आगे लिखना अहमद शाह। अगले राजा का नाम है अहमद शाह। अहमद शाह के बारे में लिखिए। ये देखिए बहमनी साम्राज्य के ही शासक चल रहे हैं। बहमनी साम्राज्य आने वाले समय में 5 भागों में विभाजित होगा। उनके अलग राजा आएंगे आपके। देखा जाए तो बहमनी साम्राज्य में मोटे छोटे रूप से 18 शासक होते हैं। मैं केवल उन्हीं शासकों के बारे में आपको बता रहा हूँ, और मैंने 5 आपको लिखवा भी दिए हैं जो मेन रूप से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। तो अहमद शाह का टाइम पीरियड क्या है? 1422 से 1436। तो अहमद शाह आता है। ये सबसे पहला काम क्या करता है? यह गुलबर्गा की जगह सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है। गुलबर्गा की जगह, अभी मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन बहमन शाह के समय में कौन सी राजधानी थी? तो गुलबर्गा की। तो इसने कहा कि गुलबर्गा को छोड़ो, अब बहुत पक चुके हैं गुलबर्गा में रहते रहते, अब नई जगह पकड़ते हैं कोई। तो गुलबर्गा की जगह इसने किसको राजधानी बनाया? गुलबर्गा की जगह इसने बनाया बीदर को। और आने वाले समय में बीदर भी एक अलग साम्राज्य बन जाएगा अपने आप में, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो गुलबर्गा की जगह बीदर को अपनी राजधानी बनाया, बीदर को अपनी राजधानी बनाया, अपनी राजधानी बनाया। और दूसरी चीज़ क्या थी? फिरोज, देखिए जैसे ये फर्स्ट सेकंड चलते रहते तो उसी प्रकार से देवराय फर्स्ट के बाद देखिए जब देवराय प्रथम है तो सेकंड भी होगा। अगर देवराय फर्स्ट ना होता तो देवराय होता केवल, अगर प्रथम की बात आई तो सेकंड भी होगा। तो देवराय सेकंड से देवराय द्वितीय से इसके क्या थे? संघर्ष थे। देवराय द्वितीय से इसके आपसी संघर्ष से। तो इसमें 2 ही बात निकल के आती है। देवराय प्रथम के किसके साथ संघर्ष हुए? तो फिरोज से हुए। और देवराय द्वितीय से किसके संघर्ष हुए? तो अहमद शाह के हुए। तो ये 2 काम इसके अंतर्गत निकल के आते हैं अहमद शाह के अंदर। मैंने आपको पहले बताया 1347 से 1358 अलाउद्दीन बहमन शाह, फिर 5 शासक होते हैं। 5 शासकों में मैंने आपको नाम लिखवाए थे, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, दाऊद प्रथम, गयासुद्दीन, शमसुद्दीन। तो ये 5 मैंने आपको राजा लिखवाए थे जो 1397 तक बरकरार बने रहते हैं। 1397 से लेकर 1422 तक ताजुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठता है, जिसमें मैंने आपको अनेक काम दिखाए थे। रूसी यात्री निकितन भारत के अंतर्गत आता है। आपको लिखते हुए चीज़ों को चलना है, लिखोगे नहीं
याद नहीं कर पाओगे। जैसे आपके सामने बुक खुली होती है ना, जब तक बुक खुली होती है सामने तो लगता है कि चीज़ें याद हैं, जब तक वीडियो चल रही तो लगेगा कि चीज़ें याद हो रही हैं, लेकिन जब चीज़ें बंद हो जाती हैं, बुक बंद हो जाती है, तो फिर माइंड से सारी चीज़ें गायब हो जाती है। तो लिखना भी बहुत ज़रूरी है, और लिखने से ज़्यादा ज़रूरी है याद करना। याद होगा तो कुछ कर पाओगे। 4 ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको याद होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी धूमिल होगा दिमाग के अंदर तो आपको 4 ऑप्शन के बगैर कुछ नहीं कर पाओगे, क्या पता गलत भी हो जाए। तो देवराय सेकंड के इसके साथ संघर्ष होते हैं, किसके? अहमद शाह के। तो अहमद शाह के बाद एक और शासक आता है, एक और शासक आता है, नाम क्या है उसका? मोहम्मद शाह तृतीय, मोहम्मद शाह थर्ड। मोहम्मद शाह का शासनकाल आता है, जो भारत के अंदर 1463 से लेकर 1482 तक शासन करता है। 1463 से 1482, 81 या 82 के आसपास ऐसा शासनकाल होता है। अब 42 ही कर लीजिए, 42 तक। इसके बीच में कुछ और राजा आते हैं, जैसे हुमायूं आता है। तो हुमायूं के बारे में एक बात लिख लेना, हुमायूं, ये हुमायूं अकबर का पिता वाला हुमायूं नहीं है, ये हुमायूं बहमनी साम्राज्य का। मैंने आपको बताया था ना कि कुछ नाम ऐसे मिलेंगे जो सिमिलर होंगे। तो जो ये हुमायूं है, इससे केवल एक ही क्वेश्चन निकल के आता है हुमायूं से, ये इससे पहले हुआ था हुमायूं लिख लेना। इसके बारे में केवल एक इंपॉर्टेंट बात करके, इसे दक्षिण का नीरो कहा जाता है, दक्षिण का नीरो कहा जाता है, इसे दक्षिण का नीरो कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि दक्षिण का नीरो किसे कहते हैं, नहीं आता तो फिर भी आपको जान लेना चाहिए कि दक्षिण का नीरो किसे कहा गया है। तो बहमनी वंश का एक राजा हुआ था हुमायूं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये हुमायूं मुगल वंश से दूर दूर से संबंधित नहीं है। इसका टाइम, जब तक इसका जन्म होता है, गद्दी पर बैठता है, तब तक भारत के अंदर मुगल सत्ता की नींव नहीं डलती है। तो दक्षिण का नीरो हुमायूं को कहा जाता है। किसको? हुमायूं को कहा जाता है। तो मोहम्मद शाह तृतीय क्या था? तो मोहम्मद शाह तृतीय के समय में देख लेते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि इसका प्रधानमंत्री, इसका पीएम, प्रधानमंत्री कौन था? इसका प्रधानमंत्री था महमूद गवा। मैंने कल आपको बताया था, महमूद गवा। महमूद गवा इसका कौन था? प्रधानमंत्री था इसका। मैंने कल आपको बताया था कि महमूद गवा जब तक बहमनी साम्राज्य में बना रहता है, तब तक बहमनी साम्राज्य बहुत को 4 चांद लगे होते हैं। जैसे ही महमूद गवा की मृत्यु होगी, बहमनी साम्राज्य 4 से 5 भागों में विभक्त हो जाएगा। तो महमूद गवा इसका प्रधानमंत्री होता। सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे बड़ी बात, महमूद गवा क्या काम करता है? महमूद गवा से क्वेश्चन आता है कि महमूद गवा ने क्या काम किया? तो महमूद गवा ने एक काम किया, उसने बीदर में क्या किया? बीदर में मदरसे का निर्माण करवाया। किसका? मदरसे का निर्माण करवाया। एक मदरसे का निर्माण एक व्यक्ति और करवाता है, कौन? वारेन हेस्टिंग्स। जब भारत के अंदर आएगा तो वो भी एक मदरसे का निर्माण करवाता है। उसमें उसकी एक राजनीति सत्ता होती है कि किस प्रकार से मुस्लिमों को अपनी तरफ खींचा जाए। तो वहाँ पे देखा जाए तो राजनीति वाली बात हो जाती है। लेकिन बीदर में मदरसे का निर्माण करवाया, और साथ ही साथ जितना भी बहमनी साम्राज्य का प्रांत था, उसको, जो उसके 4 प्रांत थे, उनको 8 प्रांतों में विभाजित कर दिया। 4 भागों को 8 प्रांतों में विभाजित कर दिया। कौन कौन थे? बरार था, दौलताबाद था, बरार था, दौलताबाद था। दौलताबाद के बाद अगर हम बात करें, बरार था, दौलताबाद था, और साथ में गुलबर्गा और तेलंगाना। देखिए, तेलंगाना बहुत पुराना है, कभी ये नहीं कि अभी निकल के आया है। तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? तेलंगाना एक नए राज्य के रूप में उभर के आया है 2 जून 2014 को। जैसे जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में निकल के आया है 5 अगस्त 2019 को बिल पास हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को। तो उसी प्रकार से तेलंगाना भी 2 जून 2014 को अलग हुआ था। तो ये 4 भागों के इसके प्रांत होते हैं। किसके? बहमनी साम्राज्य के। इन्हीं को 8 भागों में बदल दिया जाता है, मतलब 2-2 भाग बना दिए जाते हैं। जैसे देखा जाए तो दौलताबाद को क्या जाता है? दौलताबाद कहा जाता है। दौलताबाद एक इसका नाम होता है, दौलताबाद।
तो दौलताबाद में क्या क्या होता है? दौलताबाद में एक दौलताबाद होता है और जुन्नार, एक गुलबर्गा ही होता है, खुद गुलबर्गा होता है। तेलंगाना के दो होते हैं, राजमुंदरी और वारंगल। देखिए दोनों नाम निकल के आएंगे अलाउद्दीन खिलजी के समय पर, राजमुंदरी और वारंगल। राजमुंदरी और वारंगल। बरार भी दो प्रकार से, दो भागों में डिवाइडेड हो जाता है, गाविलगढ़ और माहुर। गाविलगढ़ और माहुर में ये अलग हो जाता है। गाविलगढ़ और माहुर ये दो क्षेत्रों में डिवाइडेड हो जाता है। कौन? जो आपका बहमनी साम्राज्य होता है वो 8 भागों में डिवाइड, 4 प्रांत होते हैं, वो 8 में डिवाइड करता है। कौन करता है? महमूद गवाह। देखिए महमूद गवाह को बहुत अच्छी नॉलेज थी, महमूद गवाह को बहुत ही अच्छी नॉलेज थी। किसके बारे में? शासन प्रशासन के बारे में, देखा जाए तो मैनेजमेंट के बारे में, किस प्रकार के शासन सत्ता को संभालना है। इसको भी क्यों किया गया? कि शासन सत्ता का और अच्छे से विकास हो सके, टैक्स अच्छे से प्राप्त हो सके। क्या हो सके? टैक्स अच्छे से प्राप्त हो सके। इसमें से बीजापुर होता है, ये दो होते हैं, बीजापुर और गोलबर्गा। तो देखिए 8 हो गए, 2, 2, 4, 6 और 8। तो ये जो टैक्स की प्रणाली के लिए ही किया जाता है महमूद गवाह के द्वारा। तो महमूद गवाह एक होता ना कि फेवर वाला व्यक्ति था, जैसे पेशवा थे। कौन? मराठा के अंदर पेशवा थे। पेशवा कैसे थे? अगर हारेंगे तो भी छत्रपति का, जीतेंगे तो भी छत्रपति का। लेकिन आने वाले समय मुगलों में क्या काम होगा? मुगलों के जो वजीर होंगे, जो उनके सेनापति होंगे, वो क्या करेंगे? हारेंगे तो सम्राट का, जीतेंगे तो हमारा। और वास्तविकता से देखा जाए तो आगे चल के यही होता है। अवध का नवाब अपने आप को अलग कर लेता है, बंगाल का नवाब अपने आप को अलग कर लेता है, हैदराबाद का नवाब अपने आप को अलग कर लेता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आधुनिक भारत में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो ये 8 भागों में ये डिवाइडेशन हो जाता है। महमूद गवाह इसका प्रधानमंत्री होता है, सेना महामंत्री होता है, बीदर में मदरसे का निर्माण करवाता है, साम्राज्य को 8 प्रांतों में विभाजित कर देता है, टैक्स प्रणाली की, भू राजस्व की में वृद्धि की जा सके। और साथ में क्या था? साथ में एक चीज़ और निकल के आती है कि इसमें इसका अफाकियों से, ये खुद अफाकी था, ये खुद भारत के दक्कनी नहीं था, ये अफाकी था। मैंने आपको बताया था कि फिरोज शाह के समय में क्या हुआ था कि अफाकियों की संख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ाई गई। तो उसी प्रकार से अफाकी था। तो इसकी दक्कनी मुसलमानों से बनती नहीं थी। जब बनती नहीं है तो वो किसी न किसी रूप में कोई ना कोई ऐसा षड्यंत्र करेंगे, कोई ना कोई ऐसी प्लॉट करेंगे कि उसका आने वाले समय में क्या हो? डिवाइडेशन हो जाए। तो अंत में क्या होता है? जाली चिट्ठी जारी करते हैं दक्कनी, कौन? दक्कनी मुस्लिम। वो जाली करते हैं मोहम्मद शाह के लिए कि इस प्रकार से एक रणनीति बनाई जा रही है साम्राज्य को समाप्त करने के लिए, जिसमें क्योंकि ये इसमें इतना बुद्धिमान नहीं था, थोड़ा सनकी टाइप था। तो इस चीज़ को जब इसके हाथ में चिट्ठी, जाली चिट्ठी लगती है, तो उसको पढ़ के ये अफाकी महमूद गवाह को क्या करता है? एक फरमान दे देता है कि महमूद गवाह को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। तो बाद में इसे फांसी की सज़ा दी जाती है और 1422 के अंतर्गत महमूद गवाह को फांसी दे दी जाती है। महमूद गवाह की मृत्यु हो जाती है, मतलब मृत्यु क्या, उसको फांसी दे दी गई। जैसे ही महमूद गवाह मरता है उसके बाद धीरे धीरे बहमनी साम्राज्य की शासन सत्ता बहुत ही कमज़ोर होने लगती है। और कमज़ोर होने के बाद अयोग्य शासक बहमनी साम्राज्य में आने लगते हैं। जिसके बाद एक शासक और आता है, शिहाबुद्दीन। लेकिन आप ये सारी चीज़ें आप नोट करते हुए चलना है, अगर थोड़ा रह भी जाए तो रिकैप कर लेना है। तो शिहाबुद्दीन महमूद शाह, शिहाबुद्दीन महमूद शाह, ये बिल्कुल एक नंबर का, बहुत देखा जाए तो अयोग्य था, कुछ भी समझ नहीं थी, भोगी विलासी व्यक्ति था, क्या चल रहा है शासन सत्ता के अंदर कुछ भी नहीं पता इसको। तो शिहाबुद्दीन महमूद शाह के समय पर ही देखा जाए तो बहमनी साम्राज्य 5 भागों में विभाजित हो जाता है। शिहाबुद्दीन के समय में ही 5 भागों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। कौन कौन से हैं? अहमदनगर, मैंने कल आपको लिखवाए भी थे। अहमदनगर के बाद बीजापुर, बीदर, बरार और गोलकुंडा। जब तक महमूद गवाह था, साम्राज्य को एक बड़े भाई की तरह, एक बड़े अच्छे शासक के रूप में साम्राज्य को बड़ा कैप्चर करता हुआ चला, चीज़ों को बड़े मैनेज रूप से अच्छा शासन को
संभाले हुए था। लेकिन जैसे ही महमूद गवा की डेथ होती है षड्यंत्र के द्वारा, पूरा का पूरा बहमनी साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बह जाता है और 5 नए साम्राज्यों का उद्भव होता है। नए 5 साम्राज्यों का उद्भव होता है जिसमें अनेक प्रकार से अलग अलग कौन बैठते हैं, वंश स्थापित होते हैं। जैसे अहमदनगर में कौन सा होता है, निजाम शाही। आपको नोट करते हुए चलना है ये सारी चीजें। निजाम शाही। और बीजापुर में कौन सा होता है, बीजापुर में होता है आदिल शाही। बीदर, बरार और गोलकुंडा में कौन सा होता है, कुतुब शाही। आप ये सारी चीजें ना नोट करते हुए चलना। अहमदनगर में निजाम शाही होता है, बीजापुर में आपका देखा जाए, बीजापुर में आपका आदिल शाही होता है, अहमदनगर में निजाम शाही होता है, बरार में इमाद शाही होता है। इमाद शाही किसके अंदर, बरार के अंदर आपका इमाद शाही होता है और बीदर के अंदर बरीद शाही होता है। बरीद शाही। क्वेश्चन इनसे भी पूछ लिया जाता है कि अहमदनगर में कौन सा वंश था, ये वही निजाम है आने वाले समय में। तो बीजापुर में आदिल शाही, बीदर में बरीद शाही, बरार में इमाद शाही, गोलकुंडा में कुतुब शाही। देखिए जैसे जैसे राजा निकल के आएंगे, बड़े बड़े राजा जो शासन सत्ता को बहुत अच्छे से संभालेंगे, उन्हीं के नाम से धीरे धीरे राजा की संख्या बढ़ती जाएगी। सिहाबुद्दीन महमूद शाह के समय में साम्राज्य का पूरा देखा जाए तो शासन सत्ता पूरी तरह से विखंडित हो जाती है और बहमनी साम्राज्य का अंततोगत्वा अंतिम शासक कौन होता है, अंतिम शासक, ये 5 अलग होंगे इसके समय में। तो अंतिम शासक होता है कलीमुल्ला। कौन, कलीमुल्ला खां। ये सबसे क्वेश्चन बहुत आता है कि बहमनी वंश का संस्थापक कौन था, बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो कलीमुल्ला इसका सबसे अंतिम शासक था। किसका, बहमनी साम्राज्य का। बहमनी साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक कलीमुल्ला था। और कलीमुल्ला देखा जाए तो 1528 में पूरी तरह से बिखर जाता है और शासन सत्ता को संभाल नहीं पाता है। ये पूरी तरह से कठपुतली शासक होता है सिहाबुद्दीन। देखा जाए तो कठपुतली को हम हैंड पैक्ड बोल देंगे, पपेट बोल देंगे। और इसके समय में ही एक इसका प्रधानमंत्री होता है। जैसे महमूद गवा किसका प्रधानमंत्री था, महमूद गवा था मोहम्मद शाह तृतीय का। तो इसका भी एक अपने आप में प्रधानमंत्री होता है जिसका नाम होता है कासिम बारिद। तो इसका जो प्रधानमंत्री था कासिम बारिद होता है, कासिम बारिद इसका प्रधानमंत्री होता है। यही कासिम बारिद आगे चल के क्या करेगा, बीदर साम्राज्य की स्थापना कर देगा। नाम में ही लग रहा है बारिद, बीदर। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा वंश चलता आता है। और सिहाबुद्दीन समय जो पीरियड होता है 1518 के आसपास से लेकर 1528 के बीच में इसका पूरा टाइम पीरियड होता है। 1482 से लेकर 1518, तो इसका एक टाइम पीरियड होता है। 1528 में कलीमुल्ला खां 1528 में पूरी तरह से शासन भाग जाता है साम्राज्य को छोड़ करके। जैसे मैं आपसे बात करूं कि तुगलक वंश का एक राजा था नसरुद्दीन तुगलक। वो अंत में जब 1398 के अंदर तैमूर लंग का 1398 में तैमूर लंग का जब आक्रमण होता है तो वो राजा दिल्ली छोड़ के भाग जाता है। जब उसे पता लगता है कि अब तैमूर लंग दिल्ली के अंदर नहीं है, तब वो लौट कर आता है। तो कलीमुल्ला खां भी इसी प्रकार की एक पूरा काम करता है और अंततोगत्वा ये पूरा काम कलीमुल्ला के द्वारा किया जाता है। तो अहमदनगर की देखा जाए तो निजाम शाही वंश था, बीजापुर में आदिल शाही वंश था, बीदर में बरीद शाही वंश था, बरार में इमाद शाही वंश था और गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश था। इनके कौन कौन से संस्थापक थे, किस किस सन में इनको अलग किया गया था, उसके बारे में आपको मैं अगली वीडियो में पूरा तरह से मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। और साथ ही साथ आपको ये सारी चीज़ें नोट करती हुई भी चलनी है। जैसे मैंने आपको बहमनी साम्राज्य के बारे में एक एक राजा के बारे में मैंने आपको बताया है, उसी प्रकार से मैं इनके सारे सबके बारे में डिस्क्राइब करूंगा बहुत अच्छे से। देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आप चीज़ों को याद करिए। याद पे ही क्यों फोकस डाल रहा हूँ कि याद होगा तभी आप एक्सप्लेन कर पाओगे, चीज़ों को बोल पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे।
और समझते हुए आपको समझा तो मैं रहा हूँ। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को थोड़ा, मैंने अभी तक 2-3 वीडियो मैंने थोड़ा आपको पब्लिश कर दी हैं। अभी तक मैंने किसी वीडियो में ये नहीं कहा था कि आपके साथ मैं प्रयास कर रहा हूँ तो थोड़ा प्रयास आप भी मेरे साथ करिए। आपको वीडियो लगातार मिलती रहेंगी चैनल पर, थोड़ा आपको भी मेरा समर्थन करने की ज़रूरत है और चीज़ों को बताइए कि किस प्रकार से चीज़ों को किया जाए और अच्छे से उसमें सुधार करने की ज़रूरत है तो बताया जाए। आपसे मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।